सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। लगभग एक माह के बाद आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं और जहां तक मुझे याद है कि पिछले कक्षा में हम इतिहास के अंतिम सेक्शन मॉडर्न इंडिया के गांधीवादी खंड में चल रहे थे और आप सभी ने यथावत उसका रिवीजन किया होगा। कितने अभ्यर्थियों ने उसका रिवीजन किया है एक बार कंफर्म करें, हैंड रेज कर दें। हाथ खड़े करें एक बार ताकि मैं देख सकूं। चलिए ठीक है। वैसे क्लास आज थोड़ी लेट से आरंभ हुई है लेकिन कल से समय रहेगी। वॉइस क्वालिटी की इशू हो रही थी, उसको हमने भी ठीक कर लिया है। कई बार हो जाता है, एक बार यदि आप बंद कर देंगे किसी सिस्टम को तो फिर वो दोबारा सही से कार्य करने में, ट्रैक पर लाने में दोबारा से सेटिंग बदलनी पड़ती है। हम आगे बढ़ेंगे। इतिहास की कड़ी में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो मॉडर्न इंडिया में गांधीवादी चरण है वह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गांधी अपने आप में ही एक इतिहास है। और कहा जाता है कि गांधीवाद से बड़ा कोई वाद नहीं है, कोई अच्छा वाद नहीं है। और यह बात स्वयं गांधी जी ने कही थी कि गांधीवाद से अच्छा कोई वाद नहीं है। तो इन सभी बातों को यदि आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से तो यह महत्वपूर्ण है ही। दैनिक दिनचर्या में जो जीवन हम जीते हैं उसमें भी हमें गांधी के गुणों को अनुसरण करने की आवश्यकता होती है। आजकल मैं देखता हूं कि कई लोग गांधी की आलोचना करते मिलते हैं। मैं निसंदेह कह सकता हूं कि उन लोगों ने गांधी के विषय में कुछ नहीं पढ़ा है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के ज्ञान को यदि साइड कर दिया जाए तो गांधी के विषय में यदि आप ठीक से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि इससे बड़ा कोई व्यक्तित्व नहीं हुआ। इस कड़ी में हमने पिछले क्लास में ईस्वी वार लिखा था कि किस ईस्वी में कौन सी घटना हुई, और हम इस कड़ी में गांधी के दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से आरंभ होकर और भारत में 1917 के चंपारण तक आ चुके थे। आप में से कोई जवाब देंगे कि चंपारण गांधी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। वेरी गुड, इसको भी ध्यान रखेंगे। एनजी रंगा का क्या योगदान था, ये कौन बताएंगे? वेरी गुड। और टॉल्स्टाई से गांधी प्रभावित थे कि नहीं थे? क्या तो क्या बनाया था गांधी ने प्रभावित होकर? टॉल्स्टाई फर्म का की स्थापना की थी। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आज का टॉपिक लिख दीजिए, हेडिंग बना लीजिए। लिखिए फरवरी 1918, जो आज से शुरू होगा। फरवरी 1918, यहां के घटनाओं को हम आज से देखेंगे। हाँ, इसमें जो भी घटनाएं हुई है उसको हम क्रमवार रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। फरवरी 1918, और लिख दीजिए आगे, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ठीक है। यहां से आज के टॉपिक की शुरुआत होगी। हम एक एक पॉइंट को देखने का कार्य करेंगे। शुरुआत किया जाए। अब इसको समझ लेते हैं। इस समय प्लेग बोनस को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। उसमें कंपनी कटौती कर रही थी, उसे गांधी ने दिलाने का सबसे प्रमुख कार्य किया था। और गांधी ने भूख हड़ताल किया था, जो काफी महत्वपूर्ण है। वेतन को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर गांधी ने काफी बड़ा आंदोलन किया था। और देखिए, जब चंपारण में गांधी जी आए तो चंपारण ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय छवि प्रदान की। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज आप देखेंगे कि बिहार में भी एक नई पार्टी का सृजन हुआ है और उस पार्टी ने भी अपनी बिहार की पदयात्रा की शुरुआत चंपारण से ही की। और आज भी उस तर्ज पर कोई भी बड़ा नेता जो पदार्पण करता है वह चंपारण को ही अपना आधार मानता है।
क्योंकि माना जाता है कि गांधी ने यहाँ से शुरुआत किया, तो उसी कदम पर वो चलने की कोशिश करते हैं। चंपारण के बाद ये अहमदाबाद गए, मिल मजदूरों के लिए काफ़ी कार्य किया, भूख हड़ताल किया, और उस करीब उन्होंने 2-4 महत्वपूर्ण कार्य किए। हम इसे क्रमवार लिख लेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स बनाकर आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। पहला लिखिए, प्लेग बोनस को लेकर आवाज उठाई। फर्स्ट पॉइंट, प्लेग बोनस को लेकर आवाज उठाई, आवाज उठाई एवं पहली बार भूख हड़ताल किया, एवं पहली बार भूख हड़ताल किया। ठीक है, अब मामला क्या था? तो प्लेग समाप्त हो गया था, लेकिन प्लेग जब समाप्त हुआ तो किसी महामारी का प्रभाव महामारी के तुरंत बाद ही समाप्त नहीं होता है। तो अहमदाबाद के जो मिल के मालिक थे, उन लोगों ने क्या किया, प्लेग बोनस को तुरंत बंद कर दिया, जबकि महामारियों का जो प्रभाव होता है वह कई वर्ष आगे तक चलता रहता है। गांधी जी इसी आवाज को उठा रहे थे और उन्होंने मजदूरों को प्लेग बोनस आगे तक दिलवाया, काफी आगे, मुझे लगता है कि 7-8 वर्ष तक तो देना ही पड़ा होगा, काफी लंबा चला था। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। भूख हड़ताल किया, इसको नहीं भूलिएगा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट लिख दीजिए, गांधी जी के मित्र अंबालाल साराभाई थे। गांधी जी के मित्र अंबालाल साराभाई थे, साराभाई थे, जिन्होंने जिन्होंने पहले भी गांधी की काफी सहायता की थी, पहले भी गांधी की काफी सहायता की थी, और मिल के मालिक भी थे, मिल के मालिक भी थे। मालिक भी थे। महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण है कि इस कड़ी में महत्वपूर्ण है कि इस कड़ी में अपने मांग के अनुरूप, इस कड़ी में अपने मांग के अनुरूप 35% का प्लेग बोनस मजदूरों को मिला। 35% का प्लेग बोनस मजदूरों को मिला, इसको ध्यान में रखेंगे, कभी नहीं भूलिएगा। 35% का प्लेग बोनस मजदूरों को मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अहमदाबाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, लेबर एसोसिएशन की स्थापना भी हुई 1918। 1918। ठीक है, देखिए, जिसमें गांधी जी का साथ, जिसमें गांधी जी का साथ, जिसमें गांधी जी का साथ अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया ने दिया, अनुसुईया बेन। अब एक तथ्य को कभी नहीं भूलेंगे, अब इसी कड़ी में गांधी जी ने सबसे पहले ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी, और आज भी देखेंगे कि देश में ट्रस्ट बहुत अधिक चलन में है, यह गांधी जी की देन है। और गांधी जी ने इसे अपने पूर्व के अनुभवों से सीखा था। यदि ट्रस्ट होगा तो आपातकाल में क्या होगा, आपातकाल में जो मजदूरों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, उसमें उसकी सहायता की जा सकती है। एक लाइन लिख दीजिए नोट में, इस कड़ी में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी।
ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी। ट्रस्टीशिप की अवधारणा दी। ठीक है। अब देखिए, दो बड़ी घटनाएं हो चुकी है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में हम सभी ने पढ़ा था कि गांधी को लोग बड़े हे दृष्टिकोण से भी देखने लगे थे। उन्हें सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। ये चर्चा मैंने पिछले क्लास में की भी थी। क्योंकि गांधी का विश्वास था कि जैसे अंग्रेजों से गांधी की वार्ता हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना को ब्रिटिश सेना ज्वाइन करवाएंगे तो इससे क्या होगा, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो आपके देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, छल कर लिया। और गांधी जी यह बात समझ चुके थे। तो उस समय जिस व्यक्ति को लोगों ने सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा, उसी व्यक्ति की अब देश में पूजा होने लगी। उसे राष्ट्रीयता का प्रतीक माना जाने लगा, राष्ट्रीय विद्रोह का प्रतीक माना जाने लगा। और चंपारण और खेरा के बाद गांधी का ऐतिहासिक रूप से महत्व बढ़ गया था। नेशनल लेवल के लीडर बन गए थे। एक पॉइंट लिख सकते हैं, देखिए, इस आंदोलन के बाद गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। ठीक है। अब हेडिंग में लिखिए खेरा आंदोलन 1918। खेरा आंदोलन 1918। इसमें भी दो बातें ध्यान में रख लेंगे। अब खेरा क्यों हुआ, तो हमने देखा कि सरकार ने देश के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रथाएं बना रखी थी। जैसे हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा को देखते हैं तो जमींदारी की प्रथा है। कुल मिलाकर जितनी भी प्रथाएं बनाई गई, जो सिस्टम्स, रेवेन्यू के सिस्टम बनाए गए, उन सभी सिस्टम्स का अंतिम उद्देश्य था कि किसानों से अधिक टैक्स का दोहन करना है। ऐसा हुआ कि 1918 में अकाल पड़ा और इस अकाल में खेरा के किसानों को बड़ी क्षति हुई, फसल की काफी बर्बादी हुई। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने टैक्स में कोई रिबेट नहीं दिया। कहा कि जो टैक्स तय किया गया है वो देना ही पड़ेगा। और इसी पर किसानों ने आंदोलन कर दिया और बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को आगे अपने हाथ में लिया और परिणामतः ऐसा हुआ कि वहां भी उनको सफलता मिली। इसको लिख दीजिए, देखिए खेरा में अकाल अथवा सूखा के कारण, अकाल अथवा सूखा के कारण फसल बर्बाद हो गया। फसल बर्बाद हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने टैक्स में कोई छूट नहीं दी। टैक्स में कोई छूट नहीं दी। इस कड़ी में वहां के किसानों ने, विट्ठल भाई पटेल कॉमा नरहरि पारिख और इंदुलाल याग्निक के नेतृत्व में आंदोलन किया। एवं बाद में गांधी जी का हस्तक्षेप हुआ।
गांधी जी का हस्तक्षेप हुआ। ठीक है, गांधी जी ने किसानों को लगान से छूट दिलवाई। गांधी जी ने किसानों को लगान से छूट दिलवाई। एक नोट लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। लिखिए ताना भगत आंदोलन, इसकी चर्चा हम एक बार कर भी चुके हैं। ताना भगत आंदोलन 1913-14, 1913-14 का संबंध भी गांधीवादी विचारधारा से है। का संबंध भी गांधीवादी विचारधारा से है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ताना भगत क्यों हुआ था, कौन बता सकते हैं, किस क्षेत्र में हुआ था? साफ हो गया। बताए थे कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में जमींदारों के विरुद्ध वहां के आदिवासियों ने आंदोलन किया था। सब भूल गए, इसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखवा दिए थे, आगे चलिए लिखिए अगला पॉइंट। लिखिए अल्लेरू सीताराम राजू, अल्लेरू सीताराम राजू, अल्लेरू सीताराम राजू किस विद्रोह के नेता थे? कौन बताएंगे? रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह के नेता थे। एक विद्रोह का पूरा चैप्टर आपके पास है, उसको जरूर देखिए। रंपा विद्रोह के नेता थे जो गांधी जी के पहले आदिवासी अनुयायी थे, जो गांधी जी के पहले आदिवासी अनुयायी थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखिए कभी समय मिले तो गांधीवाद को आप इंटरनेट पर भी सर्च करके देख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो शाम में ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ बैठकर सिगरेट पीता हो। एक किताब का लाइन है, मैं आपको बता देता हूं। चाय पीता हो, कॉफी पीता हो, कोट पैंट में हो, वह आदमी चंपारण सत्याग्रह के बाद यह ठान लेता है कि कभी भी कोट पैंट नहीं पहनेगा और धोती पहनकर जनता के बीच उतर जाता है। यह अपने आप में किसी साधना से कम नहीं है। जब गांधी जी को पहली बार जेल हुआ तो वहां उन्हें पूछा गया, उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि अंग्रेज भी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। सीएफ एंड्रयूज उनके अंग्रेज मित्र भी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जब कोई बड़ा कद्दावर व्यक्ति जेल के अंदर जाता है तो चाहे शत्रु ही देश पर कब्जा क्यों न किया हुआ हो, प्रतिभा का सम्मान करना ही पड़ता है। उनसे जेलर ने पूछा कि आप तो सिगरेट लेते हैं, आपको तो इन सब चीज़ों की आदत है और आप इतने बड़े वीआईपी सोसाइटी में रहते थे, आप जेल आ गए हैं। अलग बात है, आप जो कहेंगे वो सेवा हम यहाँ मुहैया करवा देंगे। गांधी ने कहा कि मैं इस लत को छोड़ देना चाहता हूँ, भूल जाना चाहता हूँ। इस राष्ट्र के जनता के कल्याण हेतु यदि कोट त्यागना पड़े, सिगरेट त्यागना पड़े तो इसमें कोई माने मोह की बात नहीं है। और गांधी ने इनकार कर दिया था। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो आदमी, जो व्यक्ति बहुत ही बड़े एलिट क्लास से नीचे गिरता है और लेबर क्लास की बराबरी में आ जाता है और उसको धारण किए रहता है सालों तक और उसी में ढल जाता है, या किसी चुनौती से कम नहीं होता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। मैं आगे चलूंगा। जब भी किसी परीक्षा का आप साक्षात्कार देते हैं तो गांधी से संबंधित प्रश्न आने की प्रबल संभावना होती है। वहां इन सब तथ्यों का जिक्र किया जाता है जो मैंने आप तक पहुंचाया है। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। तो आपने इसको लिख लिया, एक लाइन लिख दीजिए। गांधी जी के अंग्रेज मित्र सीएफ एंड्रयूज थे। गांधी जी के अंग्रेज मित्र सीएफ एंड्रयूज थे, जिन्हें दीनबंधु की संज्ञा दी गई थी।
दीन बंधु की संज्ञा दी गई थी। दीन बंधु की संज्ञा दी गई थी। इसको भी याद रखेंगे। अब कोई मुझे बताएंगे कि सीएफ एंड्रयूज का एक योगदान बताइए कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया था। कोई एक योगदान बता दीजिए यदि किसी ने पढ़ा हो। एक महत्वपूर्ण भवन का उद्घाटन भी किया था। कोई बता दे यदि आपने कहीं भी पढ़ा हो। वेरी गुड, हिंदी भवन का उद्घाटन किया था। लिख दीजिए उसी में। लिखिए, सीएफ एंड्रयूज के द्वारा शांति निकेतन में, सीएफ एंड्रयूज के द्वारा शांति निकेतन में, शांति निकेतन में हिंदी भवन का उद्घाटन 1939 में किया गया। ठीक है, 1939 में किया गया। हेडिंग में लिख लीजिए रॉलट एक्ट 1919 एवं गांधी जी। भाग 3 कर देंगे यहां से। रॉलट एक्ट 1919 एवं गांधी जी। इसको समझ लेते हैं ये क्या था। अब एक तरफ ब्रिटिश सरकार देख रही है कि लोग आंदोलन की तरफ प्रेरित हो रहे हैं, और 17 और 18 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार सहम गई थी, और गांधी का उभरता हुआ कद देखकर भी सरकार डरी हुई थी। तो परिणाम ऐसा हुआ, आप देखेंगे संविधान में जब हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की बात करते हैं 1919, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कड़ी में रॉलट एक्ट पारित किया गया, जिसमें कहा गया नो अपीली, नो वकीली, नो दलीली कहा गया, कुछ नहीं कर सकते। इसे काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। और इसी के विरोध में जब एक मार्च हो रहा था, उस मार्च पर बाद में गोलियां चला दी गई थी। इस घटना को हम आगे व्याख्या के साथ देखेंगे। तो आपने हेडिंग बना लिया है रॉलट एक्ट 1919। इसको पहले लिख लेते हैं, थोड़ा समझ कर लिखेंगे इसको। लिखिए, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु, कुचलने हेतु लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा किंग्स न्यायपीठ के न्यायाधीश, किंग्स न्यायपीठ के न्यायाधीश, न्यायाधीश सिडनी रॉलेट, सहर्षिकर ड न दीर्घिकर, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। एक समिति का गठन किया गया। देखिए, इसमें इसमें 1919 में नो अपील, नो वकील, नो दलील का सिद्धांत दिया गया। अर्थात कुछ नहीं कर सकते, ना वकालत कर सकते हैं,
ना अपील कर सकते हैं ना दलील कर सकते हैं। सरकार जो चाहेगी वो करेगी, जनता कुछ नहीं कर सकती है। नो अपील, नो वकील, नो दलील। नो दलील को शामिल किया गया, जिसे काला कानून कहा जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या था, अब पहले क्या होता था कि सरकार यदि किसी पर मुकदमा करती थी तो बैरिस्टर से भरा हुआ था भारत। आप देखेंगे उस टाइम में नेहरू हुए, गांधी हुए, जो भी लोग उसके बाद आते गए, पहले गांधी, उसके बाद नेहरू, उसके बाद देखिएगा मोतीलाल नेहरू, उनके पिताजी भी एडवोकेट थे, तो चित्तरंजन दास एडवोकेट थे। तो उस टाइम में सभी ने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी। और ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भारतीय फंसता था किसी भी आंदोलन में तो वकालत करने के लिए कोर्ट पहुंच जाते थे, उसकी अपील में, उसकी पैरवी में, उसके दलील में। तो सरकार ने कानून बना दिया, कहा कि अब किसी भी अपराधी को छुड़ाने के लिए आप कोर्ट में आ ही नहीं सकते, सरकार ने जो तय कर दिया वो तय कर दिया। अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है। जब भी कानून एक तरफा हो जाएगा तो क्या होगा, सरकार उसका पावर का मिसयूज करेगी, जिस व्यक्ति पर शक होगा उस पर सजा सुना दी जाएगी और उसको सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इस बात का घोर विरोध हुआ, गांधी जी ने भी इसका काफी विरोध किया और गांधी जी ने इस कड़ी में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसको भी ध्यान रखिएगा, लिख दीजिए। इस कानून के विरोध में, इस कानून के विरोध में, विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे फरवरी 1919। फरवरी 1919। फरवरी 1919। कभी आपसे पूछा जाए कि यह कानून क्या था तो आप कह सकते हैं कि बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और यह कानून इसीलिए बना भी था कि बिना कोर्ट केस चलाए किसी को गिरफ्तार कर सकें और उसको सजा दे सकें। लिख दीजिए, इस कानून के तहत, इस कानून के तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। अब फरवरी 1919 में तो सत्याग्रह सभा बन गई, लेकिन जो हड़ताल की घोषणा हुई वह अप्रैल 1919 में हुई। इसको भी लिख दीजिए। लिखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा हड़ताल का आह्वान किया गया। आह्वान किया गया। ठीक है। अब इस कानून के तहत हुआ क्या था, तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसी के कारण लोग जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा करने आए थे और इसी पर बाद में फायरिंग करवाई गई। जहां से क्या हुआ, तो अंग्रेज पूरे राष्ट्र के शत्रु बन गए और इस घटना को इतिहास के दुर्दांतकारी घटनाओं में से गिना गया, क्योंकि वैसे सरकारी आंकड़ा है कि 1000 से अधिक लोग मारे गए और 1200 से अधिक लोग घायल हुए, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 5 से 6 हजार का रहा होगा, ऐसा माना जाता है। लिख दीजिए, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को को अमृतसर के जालियांवाला बाग में, अमृतसर के जालियांवाला बाग में, जालियांवाला बाग में
अपने प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में जनसभा एकत्रित हुई। ठीक है, अब एक बात को ध्यान में रखेंगे, आज भी आप देखेंगे तो देश में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश राज ही चल रहा है। आज भी आप देखेंगे कि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है, जब सरकार को लगता है कि जनता आक्रोशित होकर आंदोलन कर सकती है, तो कभी मार्शल लॉ लगा दिया जाता है, कभी देखेंगे धारा 144 लगा दी जाती है कि आप भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। और उस कंडीशन में यदि कोई संगठन, कोई यूनियन भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास करता है तो लाठीचार्ज करना, आंसू गैस के गोले दागना, पानी का फव्वारा छोड़ना ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। आज भी इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और ये सभी के सभी जो हथकंडे हैं, शिक्षाएं हैं, यह ब्रिटिश सरकार की देन है भारतीयों को। उस समय अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो आज के नेता हैं उन्होंने उसको डायरी में नोट करके रखा हुआ है कि जब भी ऐसी स्थिति कभी आएगी तो इसी तरह से जनता से क्या करेंगे, टक्कर लेंगे और सारी भीड़ को खत्म कर देंगे और जो कानून बनाया जाएगा वह कानून सब पर लागू हो जाएगा। अब जो जनरल डायर था, जनरल डायर को पहले से इस बात का अंदेशा था कि हो न हो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के बाद लोग जनसभा कर सकते हैं, इस बात की उसे भनक थी और उसने पहले ही उस इलाके में मार्शल लॉ लगा दिया था। अर्थात यदि कोई वहां जमा हुआ तो फायरिंग की जाएगी। मार्शल लॉ में यही होता है, ये नहीं देखा जाएगा कौन मरा, उस भीड़ पर फायरिंग की जाएगी और भीड़ को भगाने का प्रयास किया जाएगा। तो लगवा दिया था, लेकिन लोगों ने नहीं माना और इसी का परिणाम यह हुआ कि जब बहुत अधिक भीड़ इकट्ठा हो गई, वो भी अधिकारी था, उसे भी इस बात का डर था कि कहीं ब्रिटिश सरकार नाराज न हो जाए। उसने त्वरित डिसीजन लिया और कहा कि चारों ओर से घेर कर फायरिंग करो और इसका परिणाम था कि कई हजार लोग मारे गए। इसको भी लिख लेते हैं, लिख दीजिए अगले पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए सभा के पूर्व में ही सभा के पूर्व में ही पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने मार्शल लॉ लगा रखा था। मार्शल लॉ लगा रखा था, जबकि सैन्य शक्तियां एडवर्ड डायर को सौंप दी थी। जबकि सैन्य शक्तियां एडवर्ड डायर को सौंप दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के बिना किसी पूर्व सूचना के शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलवाई। जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 घायल हुए। जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए और 1200 व्यक्ति घायल हुए। जबकि वास्तव में क्या हुआ था, वास्तव में कोई सीमा नहीं थी, वो आज तक सामने नहीं आया। सरकारी आंकड़ा याद रखेंगे, पूछा जाएगा। ठीक है, वास्तव में यदि कभी पूछ दे आपसे किसी भी परीक्षा में
कि वास्तव में कितने लोग शहीद हुए, तो आप 1000 को टिक कर सकते हैं। इसको भी कहीं साइड में लिख कर रख लीजिए। वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग मारे गए, इसको भी लिख लीजिए। वास्तविक रूप से 1000 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ध्यान रखिएगा, वो जो जालियांवाला बाग था उसमें प्रवेश द्वार एक ही था और निकलने का रास्ता भी, एग्जिट द्वार भी वही था। तो चूंकि संकरा रास्ता होने के कारण इतनी बड़ी भीड़ अचानक भाग नहीं सकी, और उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि दीवार को फांद कर भागना सामान्यतः किसी के लिए संभव नहीं था। अतः लोग घिर कर रह गए और चारों तरफ से राउंड गोलियों की फायरिंग की गई थी उसमें। जब यह घटना हुई तो इस घटना की पूरे विश्व में निंदा हुई, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और माइकल डायर को भी बाद में अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने बहुत ही जल्दबाजी में एक नेगेटिव डिसीजन ले लिया था। लेकिन जब वो ब्रिटेन गया तो वहां पर उसे काफी सम्मानित किया गया, सॉर्ड ऑनर ऑफ सॉर्ड की उपाधि दी गई उसे। ठीक है, सॉर्ड ऑफ ऑनर, ध्यान रखिएगा, एक उपाधि है। सॉर्ड माने तलवार होता है, तो सॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि उसे मिली और उसके करतूत को काफी सराहा गया। कहा गया कि तुमने वो काम कर दिया है कि अब इसके बाद डर के मारे कोई भी आंदोलन में सामने नहीं आएगा। तो ब्रिटिश सरकार काफी खुश हुई बाद में जाकर, लेकिन डायर को खुद में पश्चाताप हुआ था कि उसने यह कदम बड़ी जल्दबाजी में उठा लिया था। अभी जिनके विषय में आपने पढ़ा है, CF एंड्रयूज, जो गांधी जी के मित्र थे, उन्होंने भी इसकी कड़ी आलोचना की। कई लोगों ने इस घटना के बाद अपनी उपाधियां त्याग दी, इसको भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, अगला बिंदु। इस घटना की घोर आलोचना हुई, घोर आलोचना हुई। घोर आलोचना हुई और इसने राष्ट्रीय आत्मा को जागृत कर दिया, और इसने राष्ट्रीय आत्मा को जागृत कर दिया, राष्ट्रीय आत्मा को जागृत कर दिया। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक बातें। अब होगा विरोध। जब भी विरोध होता है तो कुछ लोग पुरस्कार वापस कर देते हैं, कुछ लोग उपाधियां वापस कर देते हैं। तो उस टाइम में देखेंगे कि गुरुवर के नाम से प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर, वही टैगोर जिन्होंने कुछ ही साल पहले, यानी लगभग 7 साल पहले, क्या गाया था? जनगण मन गाया था। इस घटना के 7 साल पहले, किसके आगमन में और किस दरबार में? दिल्ली दरबार में। तो उन्होंने ही अंग्रेजों का गुणगान किया था, जो राष्ट्रगान आज तक भारत में चल रहा है। और उसी व्यक्ति ने क्या किया, आवेश में आकर इतनी नाराजगी दिखाई कि अंग्रेजों ने जो नाइटहुड की उपाधि दी थी उसे उन्होंने वापस कर दिया। तो सबसे पहला पॉइंट पैराग्राफ बदलकर इसी को लिख दीजिए। लिखिए, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, नाइटहुड का स्पेलिंग क्या होता है, कौन बताएंगे? कोई हाथ खड़े करें। लिखना हो तो कहीं लिख लीजिए, KNIGHT, नाइटहुड। इसको ध्यान में रखेंगे। थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी भी अब ठीक कर लीजिए, क्योंकि अब देश ने अंग्रेजी को स्वीकार कर लिया है, तो थोड़ा ठीक रहेगा तो जीवन सहज हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसी में लिख दीजिए अगला पॉइंट। लिखिए, भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष सर शंकरन अय्यर, नायर करिएगा, नायर। भूतपूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष शंकरन नायर, शंकरन नायर ने, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया।
वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। ठीक है। देखिए, अभी एक पहलगाम की छोटी सी घटना हो गई थी। छोटी सी इसलिए कह रहा हूं कि जालियांवाला बाग से तो बहुत ही छोटा था, उसके तुलना में यह कुछ नहीं था, और तब देश की आत्मा जागृत हो गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय जब 1000-2000 लोग कम से कम मारे गए होंगे और कई हजार लोग घायल हो गए होंगे, उस समय देश में किस तरह की स्थिति होगी। अखबार उस समय भी चल रहे थे, सूचना पहुंच ही जाती थी लोगों तक। तो इसी कारण से कई बड़े हस्तियों ने अपने अपने उपाधियों को त्याग दिया। अब गांधी जी के मित्र ने क्या कहा, इसको भी लिख लीजिए। देखिए, सीएफ एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई हत्या बतलाई। एंड्रयूज। ठीक है, एंड्रूज। सीएफ एंड्रूज ने इसे जानबूझकर की गई क्या बतलाई, हत्या बतलाई। हत्या बतलाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉन्टेस्क्यू ने इसे निवारक हत्या की संज्ञा दी। ठीक है, इस प्रकार इसकी निंदा भी की गई। अब हम जो हत्यारा है वो तो बैकग्राउंड में छिपा हुआ है, डायर। अब डायर की स्थिति को भी समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी घटना में यदि आपको न्याय करना हो तो दोनों पक्षों की स्थिति को बिना जाने आप न्याय नहीं कर सकते हैं। आजकल देखिएगा कि जो प्रेजुडाइज का मामला है वह चरम पर है। आप कहीं भी घर में, समाज में, अपने कार्यालय में या किसी स्थल पर रहेंगे तो लोग आपको तुरंत जज कर लेते हैं बिना सभी पक्ष को जाने। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है। और ऐसे जज करने वालों की कमी नहीं है, एक दृष्टि में बता देते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका परिणाम ये है। जबकि हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए तटस्थ की, न्यूट्रलिस्ट की, कि सभी पक्षों को जानने के बाद हम न्याय के बिंदु तक पहुंचे, तभी न्याय कर सकते हैं। तो हमने तो दायर का पक्ष देखा ही नहीं अभी ठीक से। अभी हमने देखा कि उसने गोली चला दिया, अनर्थ कर दिया, लेकिन जब उसके पक्ष को देखेंगे तो गलत भी नहीं था। इसको भी ध्यान में रखना है। यह साक्षात्कार में पूछा जा सकता है कि क्या डायर गलत था। तो डायर गलत नहीं था, वो एक नौकरी कर रहा था। और आज भी आप देखेंगे, जब भी पुलिस कभी लाठीचार्ज करती है तो पुलिस अपने स्वेच्छा से नहीं कर देती है लाठीचार्ज। उस तरह की स्थिति बनने पर उसके कानून में यही लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अमुक अमुक रास्ते अपनाए जाने चाहिए। यदि उस रास्ते को नहीं अपनाएगी तो उसको सजा हो जाएगी। यही हाल था माइकल डायर का। माइकल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया था, और मार्शल लॉ में क्लियर मेंशन था ब्रिटिश संविधान में, यदि मार्शल लॉ का कोई भी उल्लंघन करता है, भीड़ अनियंत्रित हो जाती है, तो इस स्थिति में गोली चलाया जा सकता है, और चलाना भी चाहिए। उसने उसी का पालन किया था। लेकिन जब इतना बड़ा नरसंहार हो गया तो कितना भी बड़ा दिलेर व्यक्ति हो, हिल जाता है। 1000-1200 लोगों को यदि आपके एक निर्णय से गोली लग गई हो, पूरा देश अंग्रेजों के विरोध में चला आया हो, तो व्यक्ति हिल जाता है। बाद में उसने पश्चाताप भी किया, और उसने अपनी किताब में लिखा है कि जल्दबाजी में आकर मैंने कठोर डिसीजन ले लिया, मैं थोड़ा वेट कर सकता था और पूर्व चेतावनी दे सकता था। इस बात की उसने चर्चा भी की है। इसको ध्यान रख लेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, संज्ञान में धारण करके रख लीजिए। अब हम आगे चलेंगे। जब वो ब्रिटेन गया तो वहां उसे काफी सम्मान मिला, सॉर्ड ऑफ ऑनर मिला, जो एक बहुत बड़ी उपाधि मानी जाती है किसी गवर्नर के लिए। उस समय की ब्रिटिश उपाधि थी। ठीक है, इसको लिख दीजिए नेक्स्ट पॉइंट में। देखिए, डायर को सजा के रूप में, डायर को
सजा के रूप में नौकरी से बर्खास्त कर इंग्लैंड भेज दिया गया। ठीक है, इंग्लैंड भेज दिया गया। अब समझिए क्यों भेज दिया गया। तो भारतीयों को दिखाना था ये व्यक्ति हत्यारा है, इसको सजा देने के लिए ले जा रहे हैं, ताकि जनता में क्या हो, तो थोड़ा सा रोष कम हो जाए, आक्रोश कम हो जाए। तो इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन ब्रिटेन की संसद ने उसके सम्मान में भाषण दिए, उसके सम्मान में भाषण दिए एवं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी। कहा जाए ये माइकल ओडायर को दिया गया था, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वही सबसे बड़े पद पर थे और अंतरिम डिसीजन उन्हीं का था, जो अंतिम निर्णय था वो उन्हीं का था। जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसे ही दिया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब सरकार, देखेंगे आप कि जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटती है, जिस घटना के बाद कहीं ना कहीं इतिहास बदल जाता है, जहां से ऐसे माइलस्टोन के बाद सरकार कोई ना कोई कदम जरूर उठाती है। आज भी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि देश में अप्रत्यक्ष रूप से आज भी ब्रिटिश राज ही चल रहा है, सब कुछ वही है, क्योंकि हमने संविधान खुद का बनाया ही नहीं, हमारे पास समय नहीं था। 2 साल में कितना बड़ा संविधान बन सकता है, तो हमने सेम कॉपी कर लिया, उसी हायरार्की वाले सिस्टम को अपना लिया, ब्यूरोक्रेसी को टॉप पर लाकर बैठा दिया और पार्लियामेंट को सबसे मजबूत स्थिति में लाकर रख दिया। हमने वही सब किया। हमने राष्ट्रपति के पद की अवधारणा लाई, वहां के राजा के पद के समतुल्य, और प्रधानमंत्री के पास सर्वोच्च शक्ति दे दी। तो सिस्टम आज भी वही है, चाहे उस समय की बात करें या आज की बात करें। हम देखते हैं कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार किसी न किसी कमीशन का, किसी न किसी कमेटी का गठन करती है, और उस समय भी सरकार ने आश्वासन दिया कि जो गलती हो गई वो हो गई, क्योंकि भारतीय नेताओं को भी मनाना था। और ध्यान रखिएगा, इस कड़ी में गांधी जी को भी जेल भेज दिया गया था। कॉपी का टॉप पर लिख लीजिए, सबसे ऊपर, इसको जरूर लिख लीजिए। देखिए इस कड़ी में गांधी जी को दिल्ली के प्रवेश द्वार के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली के प्रवेश द्वार के पास गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। बाद में रिहा कर दिया गया। ठीक है, रिहा कर दिया गया। अब सरकार ने इस मैटर को दबाने के लिए, चूंकि हम देख पाते हैं इस समय अंतरराष्ट्रीय स्थितियां बहुत ठीक नहीं चल रही हैं। 1914 से लेकर 18 के बीच जो यह 4-5 वर्ष का विश्व युद्ध चला, उसमें इंग्लैंड ने प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लिया था और भारतीय सैनिकों का काफी सहयोग भी लिया था। बदले में आजादी की जो उन्होंने आश्वासन दी थी वह भी प्रदान नहीं किया। तो युद्ध सस्ते में होता नहीं है। एक युद्ध के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी होते हैं, उस समय भी रहे होंगे। तो सरकार ने सोचा कि यह उचित समय नहीं है कि भारतीयों से आक्रोश में टक्कर लिया जाए या दबाया जाए। तो सरकार ने रॉबर्ट एक्ट की जांच के लिए और इस सभी घटनाओं के विषय में जांच के लिए हंटर कमीशन की स्थापना की, जिसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ऐसी घटनाओं के बाद इस देश की जनता ने किसी कमीशन को मानने से इनकार कर दिया और घोर विरोध किया गया, उसकी भी काफी आलोचना की गई। इसको लिख देते हैं, लिख लीजिए अगला पॉइंट। देखिए सरकार ने
हंटर कमेटी के नाम से जांच कमीशन की स्थापना की। सरकार ने हंटर कमेटी के नाम से जांच कमेटी बैठाई जिसमें लॉर्ड विलियम हंटर कॉमा राइस कॉमा थॉमस स्मिथ, ठीक है, जनरल बैरो और रैंकिंग शामिल थे। शॉर्ट में याद रख लीजिए, रैंकिंग शामिल थे, ना है लास्ट में, रैंकिन, RANKIN, रैंकिन शामिल थे। ये तो थे ब्रिटिश सदस्य, लेकिन इस कमेटी में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया ताकि बराबर का न्याय हो सके, जस्टिफिकेशन हो सके, क्योंकि फिर यदि अंग्रेज ही शामिल हो जाएंगे तो फिर इस घटना को सही बता देंगे और भारतीयों का दोष बता देंगे। तो इसीलिए दोनों पक्षों से मेंबर्स लिए गए, 5 ब्रिटेन से लिए गए और 3 भारत से लिए गए। लिख दीजिए इसमें आगे। अति महत्वपूर्ण है कि इसमें 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया, ठीक है, 3 भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया, पहला चिमनलाल हरिलाल सीतलवार पूरा नाम था, शॉर्ट में आप चिमनलाल भी लिख सकते हैं, चिमनलाल हरिलाल सीतलवार। ध्यान रखिएगा ये विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे बंबई में, इसको भी ध्यान रखिएगा। दूसरा पंडित जगत नारायण और तीसरा सुल्तान अहमद खान, ठीक है, सुल्तान अहमद खान। अब ध्यान रखिएगा, जब ऐसी कमेटी बनती है तो बनते ही विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि इस समय कांग्रेस अपने अस्थायी स्थिति में आ चुकी थी। इस बात को भी संज्ञान में रखना है। साथ साथ एक दल भी है भारत के पास कांग्रेस के रूप में, जो हर साल अपना अधिवेशन कर रहा है, अध्यक्ष चुन रहा है, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात कर रहा है और सरकार से कैसे निपटना है और निश्चित तौर पर उसकी योजनाएं भी बना रहा है। तो कांग्रेस ने क्या किया, इसकी तहकीकात के लिए एक एंटी हंटर कमेटी बनाई। एंटी मतलब उल्टा, विपरीत, लिख दीजिए। इसके तहकीकात के लिए कांग्रेस ने एंटी हंटर कमेटी की स्थापना की। इसके तहकीकात के लिए कांग्रेस ने एंटी हंटर कमेटी की स्थापना की, जिसे तहकीकात समिति कहते हैं। जिसे तहकीकात समिति कहते हैं। तहकीकात समिति कहते हैं, ठीक है। अब इसके विषय में आपसे पूछा जाता है, कई बार तो पूछता है कि तहकीकात समिति की स्थापना कब हुई, किस घटना के संदर्भ में हुई, अध्यक्ष कौन थे, मेंबर कौन थे। तो तहकीकात समिति को अंग्रेजी में याद रखिएगा, एंटी हंटर कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, कौन बता सकते हैं? इसके अध्यक्ष थे महामना मदन मोहन मालवीय और इसके मेंबर थे कौन? गांधी जी। कभी नहीं भूलेंगे, लिख दीजिए। अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय, अध्यक्ष महामना मदन मोहन मालवीय और सदस्य महात्मा गांधी।
ठीक है। अब जैसे सीएफ एंड्रयूज ने तो आलोचना की ही थी, उन्होंने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश है, लेकिन गांधी जी ने क्या कहा? तो गांधी जी ने बाद में जब हंटर कमेटी का रिपोर्ट पेश हुआ तो गांधी जी ने इसे निर्लज कागजी लिपापोती की संज्ञा दी थी। इसको भी कभी नहीं भूलेंगे, नोट में कहीं लिख दीजिए। देखिए, हंटर कमेटी के रिपोर्ट को गांधी जी ने, हंटर कमेटी के रिपोर्ट को गांधी जी ने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी। ठीक है, नेक्स्ट नोट लिख दीजिए इसके बाद। लिख दीजिए, एंटी हंटर कमेटी के अन्य सदस्यों के रूप में मोतीलाल नेहरू, कॉमा सी आर दास और बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कॉपी के सबसे टॉप पर जाकर लिख देंगे। बाद में एक ऐसा व्यक्ति हुआ इस देश में जिसने ठान लिया था कि इस व्यक्ति से डायर से बदला लेकर रहेंगे। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उधम सिंह। और उधम सिंह ने कब हत्या की डायर की और कहां की? वेरी गुड, 1940 में लंदन में की। कॉपी के सबसे ऊपर जाकर लिख दीजिए, उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल डायर की हत्या कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब उपाधियों की चर्चा हम कर रहे थे, एक आध उपाधियां छूट गई हैं, उसको भी लास्ट में लिख दीजिए। अगला उपाधि में लिखेंगे, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, कॉमा, गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि। किस उपलक्ष्य में मिला था गांधी को यह उपाधि? एम्बुलेंस सेवा के लिए मिला था। वेरी गुड। गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, कभी आपसे पूछ सकता है कि यह जो तहकीकात समिति बनी, जिसे हम एंटी हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं, इसका प्रारूप किसने लिखा था? तो इसका उत्तर होगा गांधी। फिर वहां मदन मोहन मालवीय को टिक नहीं करेंगे, वो अध्यक्ष थे केवल। सोचने वाले, प्रारूप देने वाले, ये सब गांधी जी का हाथ था इसमें। इसको भी लिख दीजिए, एंटी हंटर कमेटी का प्रारूप गांधी जी ने तैयार किया था। गांधी जी ने तैयार किया था।
ठीक है, तो यह थी रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। एक बार हम पुनः इसको दोहरा लेते हैं। हम जानते हैं कि 1917 में राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी बिहार गए, चंपारण से राष्ट्रीय नेता बने, तीन कठिया प्रथा की समाप्ति की। उसके बाद अहमदाबाद और खेरा उल्लेखनीय है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इस कड़ी में आपने देखा कि वहां पर 35% का बोनस स्वीकृत किया गया था, यह भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अंग्रेज सरकार को ऐसा लगा कि इस तरह से ही यदि चलता रहा तो शासन हाथ से चला जाएगा, तो उसने एक नया कानून बना दिया जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार हो सकता था। कोई वकीली नहीं कर सकता था उसके लिए, कोई दलाली नहीं कर सकता था, कोई अपील नहीं कर सकता था। इसी पर आक्रोश बढ़ा था। जनता के प्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के कारण, इसी के परिप्रेक्ष्य में लोग 13 अप्रैल 1919 को मार्शल लॉ लगे होने के बावजूद भी अमृतसर के जालियांवाला बाग में आए थे। वहां पर शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और माइकल डायर को नियम के अनुसार, जो मार्शल लॉ के रूल्स होते हैं उसके अनुसार गोलियां चलानी पड़ी, और इसी से इतना बड़ा जो हत्याकांड था वो सामने आ गया। इसका वैश्विक प्रभाव काफी अधिक पड़ा और अंग्रेजों की छवि पूरे विश्व में धूमिल हो गई। हत्यारे की छवि के रूप में इनको देखा गया। तो यह सब उल्लेखनीय बातें हैं। हम अभी इस कड़ी में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन सभी घटनाओं को लिखने का कार्य करेंगे। लिख दीजिए हेडिंग में महत्वपूर्ण घटनाक्रम। घटनाक्रम से क्वेश्चन आ जाता है यहां पर, इसीलिए इसको लिख दीजिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम। इसमें सबसे पहले लिखेंगे 1 नंबर देकर रॉलेट एक्ट, तीर का चिन्ह। रॉलेट एक्ट मार्च 1919, मार्च 1919। नंबर 2 जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। खिलाफत 1919। असहयोग आंदोलन 1920। 1920। नेक्स्ट चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। 1922। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923। ठीक है। कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन 1924। कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन 1924। 1924। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे। लिख दीजिए, जिनको नहीं याद हो निश्चित रूप से याद कर लीजिए, ये आउट क्वेश्चन है और कभी भी पूछा जा सकता है। अध्यक्षता महात्मा गांधी। बेलग्राम कहां पर है, किस राज्य में है? कर्नाटका में है। वेरी गुड। 1924 गांधी जी कर्नाटक, इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट कानपुर अधिवेशन 1925। कानपुर अधिवेशन 1925। अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू।
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इस सबको अपने आप लिख लेंगे आप लोग, बगल में कहीं जगह बना के लिख दीजिए। कानपुर अधिवेशन 1925, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष, और ब्रैकेट में प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। सबसे पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट में लिखिए साइमन कमीशन की घोषणा 1927। ठीक है, अब 27 में ही एक तथ्य को वहीं पर लिख दीजिए, याद रहेगा। लिखिए भगत सिंह द्वारा नौजवान भारत सभा की नींव 1927 में रखी गई। भगत सिंह द्वारा 26 में ही रखी, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, इसी आसपास रखी गई थी। और मैं भी देख लेता हूं, लेकिन लिख दीजिए वहीं पर, महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की गई थी। 26 कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी यह क्वेश्चन पूछ लेता है। और चूंकि इस तथ्य की व्याख्या इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि आज भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला हुआ है। कहीं भी उनके विषय में आपको विस्तार से नहीं मिलेगा। उस समय तो क्रांतिकारी भी नहीं माना गया था, वो तो बहुत बाद में आकर जब देश आजाद हुआ है तब संज्ञा मिली है। ठीक है, इसको भी साइड में वहीं लगा दीजिए। 27, 26, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए साइमन कमीशन का बंबई आगमन फरवरी 1928। साइमन कमीशन का बंबई आगमन फरवरी 1928। साइमन कमीशन का बंबई आगमन फरवरी 1928। फरवरी 1928। मुंबई आगमन फरवरी 1928। नेहरू रिपोर्ट ये कब आया था? 1928, उसी वर्ष आया था नेहरू रिपोर्ट 1928। नेक्स्ट, जिन्ना की 14 सूत्री मांग। जिन्ना की 14 सूत्री मांग मार्च 1929। जिन्ना की 14 सूत्री मांग मार्च 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929। नेक्स्ट लिखिए प्रथम स्वाधीनता दिवस। प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। ठीक है, ये सब एक कड़ी की घटनाएं हैं, इसको इसी तरह से याद रख लेंगे। इसमें एक और ऐड कर दीजिए। अगला देखिए गांधी द्वारा 11 सूत्री मांग जनवरी 1930। जनवरी 1930। ठीक है, इसको यदि आप एक तरफ से याद रखेंगे तो 1930 तक का आपको सीक्वेंस पता रहेगा। इसके पहले वाला याद करना बहुत आसान है, उसको हमने घटनाओं की कड़ी में देख लिया है। लेकिन 30 तक
जो सीक्वेंस है उसमें कई बार देखेंगे कि 4 घटनाओं को देकर क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको क्रम में सजा कर दिखाइए। वहां आपको इन ईस्वियों से काफी सहयोग मिलेगा। हेडिंग में लिखी खिलाफत आंदोलन। अगला टॉपिक, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919। इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब भी देश में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है तो जो भी होशियार नेता होते हैं वह सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और आप देखेंगे जब जब हिस्ट्री में इस तरह की स्थिति बनी है इतिहास में, तो समाज के सभी धर्म और सभी तबकों के लोगों को साथ लाने का प्रयास किया गया है। इस समय तक जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, हंटर कमीशन बना, आप देखेंगे इसके बाद असहयोग भी आया। इस कड़ी में एक जो तथ्य छूट रहा था वह था कि मुस्लिम वर्ग का समर्थन देश को प्राप्त नहीं हो रहा था। मुसलमान कटे से थे, उनको अब तक इन सब चीजों से बहुत खास मतलब नहीं था। जो लीडर्स थे उनको मतलब था, लेकिन जनता तक ये आवाज पहुंचाना कठिन हो रहा था। गांधी जी ने अवसर का फायदा उठाया। आप देखेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 के बीच, तो ब्रिटेन और तुर्की के बीच सेवर्स की संधि हुई। सेवर्स भी कहते हैं उसे, इसको ध्यान रखिएगा। और यह एक बड़ी ही अपमानजनक संधि थी जिसमें खलीफा के खिलाफत का ही अंत कर दिया गया, उसके पद को ही नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया गया। और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वह उस समय में तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। तो मुसलमानों के धार्मिक भावना को इससे ठेस पहुंची और इसी का परिणाम हुआ कि भारत में अली बंधुओं को गांधी ने अपने में मिला लिया और साथ ही उन्हें भी कहा कि यही ब्रिटिश सरकार है, भारत में यहाँ की जनता के साथ क्रूरता कर रही है और आपके खलीफाओं के साथ तुर्की में क्रूरता कर रही है। इसी पर क्या हुआ, मुस्लिम समाज को इसी बहाने एकजुट करने का प्रयास किया गया और राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्तता मिली थी। यही इसका मूल है। इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में लिखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के मध्य सेवर्स की संधि हुई। सेवर्स की संधि हुई जिसमें तुर्की का विभाजन हुआ, जिसमें तुर्की का विभाजन हुआ एवं खलीफा ब्रैकेट में धर्मगुरु, खलीफा ब्रैकेट में धर्मगुरु के अधिकार छीन लिए गए। छीन लिए गए जिससे पूरी दुनिया में मुसलमान आक्रोशित हुए। ठीक है, पैराग्राफ बदल देंगे यहां से। अब गांधी जी तो बहुत तेज तर्रार थे ही, पूरी दुनिया घूम रखी थी और इतना पढ़ा था उस समय में कि मैं समझता हूं कि अंग्रेजों में भी उतने पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे। तो गांधी जी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और भारत में जो अली बंधु थे, मोहम्मद अली और शौकत अली नेता थे, उनको एक्टिव कर दिया। कहा कि देखो तुम्हारे खलीफा के साथ क्या हो रहा है, तुर्की के सारे अधिकार छीन लिए गए, यही समय है, ब्रिटेन को हम सब मिलकर हरा सकते हैं। और ब्रिटेन का कब्जा एक नहीं बल्कि 51 देशों पर था, जिसमें तुर्की भी था भारत के साथ। इसको लिख दीजिए। मौके का फायदा उठाकर गांधी जी ने, मौके का फायदा उठाकर गांधी जी ने गांधी जी ने
अली बंधुओं के नेतृत्व में, इन्हें एक साथ अली ब्रदर्स कह सकते हैं, अली ब्रदर्स, अली बंधुओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 17 अक्टूबर 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस मनाया गया एवं नवंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ ब्रैकेट में इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद नाम से मशहूर था, अब प्रयागराज है, जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा व्यक्ति था उस समय में जो ठान कर चला था कि पीएम उसी को बनना है, चाहे उसको एक गांव का प्रधानमंत्री क्यों ना बना दिया जाए। वो शपथ खाकर आया था, उसे प्रधानमंत्री बनने की बड़ी भूख थी, और द्विराष्ट्र के सिद्धांत में उसने जो योगदान दिया है उतना बड़ा योगदान किसी भी मुसलमान का नहीं है। पाकिस्तान बनने के कई कारण थे, लेकिन जिन्ना भी एक कारण था। तो जब गांधी जी ने अध्यक्षता की, उसमें कहा गया कि हम सब मिलकर अंग्रेजों से एकजुट होकर लड़ेंगे और तुर्की के खलीफा की जो शौकत है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसको वापस दिलाएंगे। इस बात की अली जिन्ना ने घोर भर्त्सना की और उपहास उड़ाया। ठीक है, वो कोने में बैठकर हंस रहा था और गांधी को बेवकूफ समझ रहा था, कांग्रेस को बेवकूफ समझ रहा था और विरोध भी कर रहा था उसका। इसको भी ध्यान में रखेंगे। एक आध पॉइंट इसमें और आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए अगला बिंदु। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा, हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की। ठीक है, जिन्ना क्या कह रहा था? जिन्ना था कट्टर मुसलमान। वो कह रहा था कि बेकार इन कांग्रेस के चक्कर में पड़ रहे हो, देश अलग कर लो यहां से, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। उसने अली बंधुओं को भी काफी भड़काया होगा, कहा होगा कि तुम लोग कहाँ अल्लाह के बंदे हो, कहाँ जाकर कांग्रेस में जाकर मिल रहे हो, या तो सरासर अन्याय कर रहे हो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। राष्ट्र अलग कर लेते हैं, एक राष्ट्र रहेगा और सभी मस्जिदें वहीं लगा देंगे। वहीं पर क्या होगा? वहीं पर अल्लाह की इबादत की जाएगी। यही सब कहा होगा जो उसके मन में आया होगा। जिन्ना को ये नहीं पता था कि साइंस बहुत डेवलप हो गया है और अब एक रिसर्च हुआ है पूरी दुनिया में, भारत पर विशेष रूप से, और उस रिसर्च ने सभी जातियों और सभी धर्मों को नेस्तनाबूद करके रख दिया है। उसकी रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे, हमारे देश में उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं होने दिया जाता है। वो जो पब्लिश हो जाएगा तो नेताओं का वोट बैंक कल से बंद हो जाएगा।
उस रिपोर्ट में देखा गया कि जो लोग स्वयं को कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं यादव हूं, मैं मुसलमान हूं, जब सभी के डीएनए की सैंपल ली गई और जांच किया गया, तो उसमें पाया गया कि किसी का भी डीएनए शुद्ध नहीं है। सबके डीएनए में सब मिले हुए हैं। जैसे हिंदुओं के डीएनए में मुस्लिम्स का डीएनए मिला हुआ है, ठीक है, अंग्रेजों के डीएनए मिले हुए हैं। कहां तक इतिहास में जाके खोजेंगे कि मैं कौन था? ये कोई व्यक्ति कहता है कि मैं अमुक जाति का हूं, अमुक बिरादरी का, अमुक धर्म का हूं, और जब उसकी डीएनए की टेस्टिंग की जाती है तो उसके डीएनए में, इतिहास में, उसके पिता, दादा, परदादा, ऊपर कई सौ पीढ़ियों पीछे चले जाएंगे आप, तो अंग्रेज भी हैं, मुसलमान भी हैं, शूद्र भी है, अभिजाति वर्ग भी है, सबके खून मिले हुए हैं। इतिहास में जिन जिन घटनाओं से उसका परिवार आगे बढ़ा, जिस जिससे वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, सबके डीएनएज हैं। और आज के भारत में जब इस सिद्धांत को लाया जाएगा, कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मैं कौन हूं, असंभव हो जाएगा साबित करना। तो जिन्ना को यह पता नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोगों को आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन कभी वैश्विक रिपोर्ट्स को पढ़िए, आपको पता चलेगा। यदि हम अपना डीएनए टेस्ट करा लें तो अपने डीएनए को टेस्ट कराने के बाद जो इतिहास निकल कर आएगा वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं होगा। आज लोग कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। जब एक मुसलमान भी अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा तो उसकी पीढ़ियों में अंग्रेजों के ब्लड निकल आएंगे, जहां तक मुसलमान हुआ। तो यह सब एक पारंपरिक मान्यताओं से अधिक कुछ नहीं है आज के समय में। उस टाइम में जिन्ना को नहीं पता था तो वो विरोध कर रहा था, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था, और गांधी जी भी जानते थे इस तथ्य को कि जब तक ये पीएम बनेगा नहीं तब तक विरोध नहीं छोड़ेगा। लास्ट में विवश होकर उन्होंने भी दो देश का सिद्धांत पारित करवा दिया कि अच्छा है कि अलग अलग हो जाए। मैं आगे चलूंगा। खिलाफत का उद्देश्य आपने लिखा, उसको लिख दीजिए। देखिए, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य खलीफा की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करना, खलीफा की सर्वोच्चता को पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित करना एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। ठीक है, बल देना था। आगे चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। वैसे लिखवा दिए हैं, फिर भी कॉपी के टॉप पर लिख दीजिए जाकर, सबसे ऊपर खिलाफत दिवस कब मनाया गया था वो भी लिख दीजिए अपने मन से, कब मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919। अभी आपने लिखा है उसको वहीं मेंशन कर दीजिए, खिलाफत दिवस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। देखिए, खिलाफत आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी मुल्क की पदवी को, हाजी मुल्क की पदवी को, पदवी को हकीम अजमल खान ने त्याग दिया था। हकीम अजमल खान ने त्याग दिया था। ठीक है, शपथ खाई थी कि जब तक खलीफा की पावर वापस नहीं लौटेगी इस पद को दोबारा धारण नहीं करेंगे। एक आध बातें और हैं जो कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, लिख दीजिए। स्वामी श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद से, दिल्ली के जामा मस्जिद से हिंदू मुस्लिम एकता का उपदेश दिया था।
ठीक है, आगे चलेंगे। अब कुछ लोग सदैव विरोध में होते हैं। एक तरफ तो जिन्ना भरतसना कर रहा था, वो कह रहा था कि ये सब बकवास की बात है, क्योंकि यदि मुस्लिम हिंदू एक हो जाएंगे तो फिर पाकिस्तान नहीं बन सकता था आगे चलकर। उसके मन में वही चल रहा था। इसी कड़ी में आप ध्यान रखेंगे कि चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को क्रिएट किया था, बनाया था। राष्ट्र का नाम पाकिस्तान होगा, शब्द दिया था, वर्ड दिया था। एक व्यक्ति थे महामना मदन मोहन मालवीय, जो खिलाफत के बिंदु पर केवल गांधी से विपरीत थे, उनके पक्ष में नहीं थे। वो कट्टर हिंदूवादी थे और मानते थे कि मुसलमानों को साथ लेकर कभी भी तरक्की नहीं हो सकती है। उनका यह अपना ओपिनियन था, अपना दृष्टिकोण था। तो यदि कभी पूछ दे कि खिलाफत के बिंदु पर इनमें से कौन सा एक प्रमुख व्यक्तित्व गांधी की विचारधारा से सहमत नहीं था, तो वह व्यक्तित्व होगा पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। इसको हर हाल में याद रखेंगे, इसको लिख दीजिए नोट में। देखिए, महामना मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन के बिंदु पर, महामना मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन के बिंदु पर गांधी जी से सहमत नहीं थे, सहमत नहीं थे। ठीक है, आगे चलेंगे। यदि कोई हिस्ट्री से पीजी करते हो तो देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि समाचार पत्रों का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा था। तो समाचार पत्रों का इतिहास हम पहले से देखते आए हैं। इस कड़ी में भी दो समाचार पत्र, अल हिलाल जो मौलाना अबुल कलाम आजाद चला रहे थे, उसके माध्यम से संदेश पहुंचा रहे थे, और एक पत्रिका है कॉमरेड, जिसके माध्यम से अली बंधु अपने बातों को, शौकत अली और मोहम्मद अली अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहे थे। इन दोनों का इस कड़ी में महत्वपूर्ण योगदान है, इसको भी लिख दीजिए। देखिए, खिलाफत की कड़ी में, खिलाफत की कड़ी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल पत्रिका, अल हिलाल पत्रिका, जबकि जबकि अली बंधुओं ने कॉमरेड पत्र के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचाई। ठीक है, अल हिलाल को कभी नहीं भूलिएगा। अल हिलाल के बारे में पूछेगा तो उत्तर कलाम होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, शिक्षा मंत्री भी बने थे उस समय के, महत्वपूर्ण है। अब इन सभी घटनाओं का जो निचोड़ देखेंगे कि क्या परिणाम निकला, तो परिणाम वही निकलना था कि जब 1920 में सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, लाला लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें कहा गया कि इन सब छोटी छोटी चीजों से काम नहीं चलने वाला है, हमें एकजुट होकर सरकार का पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए, सरकार को रत्ती भर भाव नहीं देना है और पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए आजादी में, जिसका परिणाम असहयोग आंदोलन के रूप में सामने आ गया था। इसको लास्ट पॉइंट में लिख दीजिए। लिखिए, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई, सीधी कार्रवाई, कॉमा
विधान परिषदों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार, विधान परिषदों का बहिष्कार एवं असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, एवं असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, लिया गया। ठीक है, आज का हेडलाइन देकर छोड़ दीजिए, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक बड़ा टॉपिक है, इसको कल देखा जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मूवमेंट का स्पेलिंग होता है MOVEMENT। ठीक है, असहयोग के माध्यम से हम, किन्हीं का प्रश्न है पूछ लीजिए। किस तथ्य की? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इसमें किसी कक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप जितना अधिक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो जाएंगे, उसमें आप उतना अधिक एक्सपर्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है। देखिए, इसके कई प्रारूप हैं। कार्य के हिसाब से लगभग 50 से 60 तरह के AI इंजन आ चुके हैं, लेकिन इसको सीखने के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। इसको सीखने के लिए आप लगातार प्रयास करेंगे तो आप इसको सीख सकते हैं। मैं तो बिना किसी प्रयास के AI में मास्टरी हासिल कर चुका हूँ, हर फील्ड के AI में काम करना जानता हूँ। तो ये अभ्यास से आ जाएगा और बहुत कमाल की चीज़ है। कभी इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन यह हमारी कक्षा का हिस्सा नहीं है और यह किसी कक्षा का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे डे टू डे लाइफ में आप मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, उस तरह से ही डे टू डे लाइफ में यदि आप टेक्नोलॉजी से मित्रता रखते हैं और चाहते हैं कि भीड़ में हमारी एक अलग पहचान हो, तो आप AI का प्रयोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, अधिक जानकारी हो तो पर्सनली पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं, मूल बातों में आते हैं। एक बार, असहयोग आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है और इसके साथ ही हमने जो घटनाक्रम आज लिखा है उसको हम क्रमिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। अभी उम्मीद करते हैं कि आप में से अधिकांश अभ्यर्थियों ने जो तैयार हैं उन्होंने BPSC का फॉर्म भरा होगा, जिनको रोजगार की आवश्यकता होगी। सिविल सेवा राज्य की सर्वोच्च परीक्षाओं में गिनी जाती है। अभी ASO की भर्ती का फॉर्म भी अप्लाई हुआ है, वो भी आप लोगों ने भर लिया होगा, जो अवेयर अभ्यर्थी होंगे जिनको जॉब चाहिए। इस सब पर अपनी फोकस बनाए रखिए। यदि बिहार PCS के माध्यम से कहीं नौकरी मिल जाती है तो मैं समझता हूँ कि SSC CGL और UPSC से भी बेहतर है, होम स्टेट में सेवा करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी में लगे रहिए और कल इस क्लास को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। कल 7:45 से क्लास चलेगी। आज टेक्निकल कारण से थोड़ा लेट हो गया था। सभी को शुभ रात्रि, सभी का धन्यवाद।